हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सब इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत में पार्लियामेंट संसद यानी लोकसभा टॉपिक से संबंधित 65 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा और इसके पहले हम लोगों ने सारे कवर कर चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने सारे आंसर आपके सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें तमाम हम लोग सब 65 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्जाम्स में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने की प्रयास करें। तो चलिए आप इसका पहला क्वेश्चन का आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, क्या है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन देख सकते हैं कि 25 वर्ष, यानी कि 25 वर्ष जो है लोकसभा के लिए एक निर्धारित आयु सीमा बताया गया। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि संसद यानी कि सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो सेम क्वेश्चन था संसद यानी कि लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम जो उम्र क्या थी, देख सकते हैं तो 25 वर्ष। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि ऑप्शन 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर फास्ट हमारे साथ देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हैं और एक लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को देख सकते हैं कि 25 वर्ष की उम्र जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा के निर्वाचन के बारे में पूछा जा रहा है और इसमें आपको कहा बताया गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन एक देख सकते हैं कि निर्वाचन बेशक मताधिकार के आधार पर होता है, और बी की बात करें हम निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, और सी में है कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, और डी में है कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं जो कहा जा रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी की बात करें हम तो निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये बातें बिल्कुल कथन गलत है। बाकी आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और देख सकते हैं डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं एक है कि भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या बी में है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या सी में है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, और डी में है कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र की अगर बात करें हम तो देख सकते हैं कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों प्रदेश लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है देख सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, या फिर गरीबी के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है, तो देख सकते हैं ऑप्शन अगर एक की बात करें, जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का आवंटित किया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन डैश जनगणना के आधार पर है। ठीक है, देख सकते हैं किस जनगणना के आधार पर है। तो ऑप्शन है कि 1961 की जनगणना के आधार पर, या 1971 की जनगणना के आधार पर, या 1981 की जनगणना के आधार पर, या 1991 की जनगणना के आधार पर। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का जो राज्यों के मध्य आवंटन जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन 1971 की जो जनगणना के आधार पर इसे तय की गई। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन एक है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, या 1981 की जनगणना पर। तो आप इसके आंसर फर्स्ट हमारे साथ देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन जो आधारित है, आप देख सकते हैं 1971 की जनगणना के आधार पर है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर 9 नंबर क्वेश्चन दे सकते कि लोकसभा में राज्य व सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, और यह निर्धारण किस वर्ष तक संभव या यथावत रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन एक है 2031 तक, 2026 तक, 2021 तक, या 2011 तक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें कही जा रही कि लोकसभा में राज्य व सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, और यह निर्धारण देख सकते हैं कि 2026 तक जो है यथावत रहेगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि 84वें संविधान अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ठीक है, और यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष बाद पहली जनगणना नहीं होगी। ठीक है, और यह विशेष वर्ष है। ठीक है, देख सकते हैं कि 2010 है, 2015 है, या फिर 2021 है, 2026 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सेम क्वेश्चन में वही बातें कही जा रही है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या जो है, देख सकते हैं कि 1971 की जनगणना पर जो है आधार पर इसे किया गया है, और यह देख सकते हैं कि यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष बाद पहली जनगणना नहीं होगी, और यह वर्ष विशेष कौन सा 2026। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 547, 545, 552, अब इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में निर्धारित की गई है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 552 हो सकती है। ठीक है, और वर्तमान में कितना है, तो 543 है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है 6वां और 22वां। ठीक है, और बी में कि 12वां तथा 38वां, और सी में कि 7वां तथा 31वां, और डी में कि 11वां तथा 42वां। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि निम्न संवैधानिक संशोधन में अगर बात करें हम, तो 7वां और 31वां है, जो कि देख सकते हैं कि राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जब बातें और कि संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी है। ठीक है, ऑप्शन एक है 31वें संशोधन ने, या फिर 35वें संशोधन ने, या 42वें संशोधन ने, या फिर 45वें संशोधन ने। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम जो बातें हैं, ठीक है, संविधान के दे सकते 31वें संशोधन ने दे सकते कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मध्य से लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, ठीक है, 540 है, 545 है, 550 है, या फिर 555 है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम जो बातें यहाँ पर कही गई है, ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है, तब 550 है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 552 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 550 ही ऑप्शन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मध्य से लोकसभा के सदस्यों की जो वर्तमान संख्या क्या है, ठीक है, तब 541 है, 543 है, 444 है, या 545 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश की लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। ठीक है, तो 15 है, 20 है, 25 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो 20 हो सकता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश की लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें यानी स्थान आरक्षित है। ठीक है, तो ऑप्शन है 20 से, 25 से, 30 से, या कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यहाँ पर 20 सीटें जो है आरक्षित है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मध्य के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, लोकसभा में बातें हो रही। ठीक है, तो ऑप्शन एक है अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 332 में, अनुच्छेद 333 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा में अगर बात करें हम, तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ठीक है, यानी किस राज्य में नहीं। देख सकते ऑप्शन है केरल तथा तमिलनाडु में, कर्नाटक तथा केरल में, और तमिलनाडु तथा कर्नाटक में, या उपयुक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न जो आपके कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। सेम क्वेश्चन हम जस्ट देखें, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, या उपयुक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम जो बातें पूछी जा रही, ठीक है, देख सकते किस राज्य की जो लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो देख सकते अगर ऑप्शन की बात करें अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। ठीक है, लोकसभा में। ठीक है, ऑप्शन है 59 है, 69 है, 79 है, या फिर 84 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो 84 यानी कि 84 है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों और देख सकते लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें, ठीक है, यानी कि जो बातें हो रही है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बात करें कि लोकसभा में अनुसूचित जो जनजातियों के लिए देख सकते हैं कि निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे देश जो बात है कि निम्नलिखित कौन से राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है, ठीक है, तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो बात है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी एसटी के जो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है, कौन करता है, तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी करता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश की लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन एक है राष्ट्रपति द्वारा स्व विवेक से, या बी है कि प्रधानमंत्री द्वारा स्व विवेक से, या सी है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्व विवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम जो बातें हैं कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों मध्य से लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन एक है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, या देश अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या सी है जो डी में है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम जो बातें अभी जस्ट हमने पहले वाले प्रश्न में भी देखने के प्रयास किया कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते हैं कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, ठीक है, तो ऑप्शन है कि स्थगन द्वारा, सत्रवासन द्वारा, या फिर विघटन द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो आप इसके आंसर प्रश्न का आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों लोकसभा की बैठक समाप्त किया जा सकता है कैसे, स्थगन के द्वारा भी, सत्रवासन के द्वारा भी और विघटन के द्वारा भी। इस प्रकार से देख सकते हैं कि उपयुक्त जो सभी इसके आंसर है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का जो अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, ठीक है, तो ऑप्शन है कि लोकसभा अध्यक्ष है, महान्यायवादी है, संसदीय कार्य मंत्री है, या फिर राष्ट्रपति है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये तमाम बातें हैं राष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है जो कि लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के लोकसभा का कार्यकाल देख सकते हैं ऑप्शन एक है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन बी है कि एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और सी में है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और डी में है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो उससे तमाम जो बातें हैं कि लोकसभा के जो कार्यकाल हैं आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश की जो बातें हो रही, ठीक है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन है कि वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, या वर्ष में 4 बार। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों लोकसभा के कम से कम दे सकते हैं कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो बुलाए जाते हैं तो वर्ष में 2 बार, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप हमारे साथ देते चले और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों प्रदेश के लोकसभा के कोरम कुल जो सदस्य संख्या का कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है 1/3 होता है, 1/5 होता है, 1/11 होता है, या फिर 1/10 होता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो देख सकते 1/10 होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देश से तो जो बात है कि लोकसभा के अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति आने की कोरम कितनी है, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग देखा ऑप्शन एक है कि सदस्य के जो सदस्यों की कुल संख्या का 6ठा भाग, या फिर बी में है कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, और सी में है कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 4था भाग, या डी में दे सकते हैं कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 3रा भाग। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी देखने के प्रयास किया कि लोकसभा के अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है, दे सकते हैं कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए के कुल सदस्य संख्या का 1/5, या बी में के कुल सदस्य संख्या का 1/6, या सी में के कुल सदस्य संख्या के 1/10, और डी में के कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी देखने के प्रयास किया पहले वाले प्रश्न में कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितना है, तो 1 दे सकते हैं कुल सदस्य संख्या का 1/10 है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें हैं, ये पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है, जहाँ पर राज्यसभा का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं जो बात है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया, ठीक है। यानी आंध्र प्रदेश को, या बिहार को, या महाराष्ट्र को, या पश्चिम बंगाल को। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बातें हो रही कि उत्तर प्रदेश के बाद, यानी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जो लोकसभा में सीटों वाली जो संख्या वाला राज्य है, और उसके बाद देख सकते हैं जो दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश के लोकसभा के कितने स्थान जो राजस्थान के लिए निर्धारित है, ठीक है। तो ऑप्शन है 27 से, 26 से, 25 से और 24 से। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि लोकसभा के कितने स्थान जो राजस्थान के लिए निर्धारित है, तो 25 है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश के निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, ठीक है। तो देख सकते हैं पूछा जा रहा है। ऑप्शन एक है गोवा, मेघालय, नागालैंड, ऑप्शन बी में है कि मणिपुर, दादर और नागर हवेली और पुडुचेरी, और सी में है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, और डी में है कि चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। तो आप इसमें आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हो कि निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित जो क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीटें हैं, तो अगर बात करें हम देख सकते हैं ऑप्शन चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम की, ठीक है। जहाँ पर देख सकते हैं कि केवल लोकसभा में कितनी है, तो एक सीटें है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। 2 सीटें हैं। ऑप्शन एक है त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है और सिक्किम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है त्रिपुरा के बारे में कहा जा रहा है, जहाँ पर देख सकते हैं कि लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, यानी कि 2 सीटें हैं लोकसभा की यहाँ पर, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए, जैसे जो बात है कि लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है, ठीक है। जैसे यदि उसे प्राप्त ना हो सके, ठीक है, तो ऑप्शन है कि वैध मतों का 1/3 या वैध मतों का 1/4 या वैध मतों का 1/5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कितने, तो 1/6 होता है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देश कि लोकसभा का लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन है 1952 में, 1950 में, 1950 में या फिर 1954 में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के पहला आम चुनाव कब हुआ था, देख सकते हैं 1952 में हुआ था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि किस लोकसभा के कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, ठीक है। तो ऑप्शन है 5वीं लोकसभा का, 7वीं लोकसभा का, 9वीं लोकसभा का या फिर 11वीं लोकसभा का या फिर 13वीं लोकसभा के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है पूछा जा रहा है किस लोकसभा के कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का था, ठीक है। देख सकते हैं 5वीं लोकसभा के कार्यकाल जो था 6 वर्षों का था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश की 9वीं लोकसभा कब भंग की गई, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मार्च 1991 में, जून 1996 में, अप्रैल 1997 में या फरवरी 1998 में। तो आप इसके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 9वीं लोकसभा जो भंग की गई थी वर्ष 1991 में वर्ष इसे भंग की गई थी, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे देख सकते हैं कि भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए, ठीक है। तो ऑप्शन है अप्रैल 1996 में, जून 1996 में या फिर अप्रैल 1997 में या फरवरी 1998 में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए जो निर्वाचन हुए थे फरवरी 1998 में हुए थे, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के लोकसभा का जो नेता कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के जो नेता कौन होते हैं, देख सकते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे देख सकते हैं कि भारत में लोकसभा का देख सकते हैं स्पीकर यानी अध्यक्ष देख सकते हैं कि मनोनीत किया जाता है, या फिर बी है कि चयनित किया जाता है, या सी है कि निर्वाचित किया जाता है, या डी में है कि नियुक्त किया जाता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जब आता है कि भारत में लोकसभा जो स्पीकर है इसे चयनित किया जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है संसद के सदस्यों के द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा या लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा या दे सकते हैं कि लोकसभा के में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन है देख सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश के निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तमाम बातें हैं जो कहा जा रहा है स्पीकर के बारे में कहा जा रहा है जो अपने पद की शपथ नहीं लेता, बल्कि एक जो है सदस्य के तौर पर वो शपथ पहले ले चुका होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ठीक है। जस्ट अभी देखिए
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी देखिए कि जो बातें और स्पीकर के बारे में कहा जा रहा है, जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश के लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ठीक है, तो ऑप्शन है, देख सकते हैं, भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, या उपाध्यक्ष को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही है, ठीक है, कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष स्पीकर होता है अपना त्याग पत्र जो अपने उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, ठीक है, तो ऑप्शन है, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, या लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या भारत के उपराष्ट्रपति को? तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र जो संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन है, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या बी में है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, या सी में है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा? तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम बातें हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। देख सकते हैं कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसे हटाया जाता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश के लोकसभा जो अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए के प्रधानमंत्री के संतुष्टि पर राष्ट्रपति के द्वारा, या दे सकते हैं कि यदि लोकसभा इस आशय के प्रस्ताव पारित कर दे, या सी में कि यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, या डी में कि यदि संसद के दोनों सदन इस आशय के प्रस्ताव पारित करें? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि लोकसभा के जो अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति की पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यदि लोकसभा के सदस्य इस आशय के प्रस्ताव जो पारित कर दे तो उसे हटाया जा सकता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश के लोकसभा के अध्यक्ष को जो हटाया जाता है जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन है, लोकसभा के कुछ सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, या सदन के 2/3 बहुमत से, या राष्ट्रपति के आदेश से, या संसद के समान बहुमत से? तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को जो हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से इसे हटाया जा सकता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश जो बात रही कि स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो इसे आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर बात करें अगर डायरेक्ट देखा जाए तो स्पीकर के पद के जो विषय में जो पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो अगर ऑप्शन डी की बात करें हम, तो यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ठीक है, ये बातें सही है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश जो बातें लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन एक दे सकते हैं कि वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद धारण करता है, या दो में है कि यह आवश्यक नहीं कि अपने जो निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, ठीक है। 3 में है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर सही कथन को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही हैं कि सही कौन सा है, तो अगर ऑप्शन बात करें हम तो 3 की बात करें, यानी कि बी ऑप्शन की बात करें हम, यदि वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों जो बात है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, ठीक है, यानी प्रोटेम स्पीकर के क्या कर्तव्य होता है, ऑप्शन दे सकते हैं कि स्पीकर की उपस्थिति जो यानी उपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, या बी में है कि सदस्यों को शपथ दिलाना, या सी में है कि स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, या डी में है केवल सदस्यों की चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है वो दे सकते हैं कि सदस्यों की क्या होता है, शपथ दिलाने के कार्य करता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देश के प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन एक है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, या बी में है कि पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या सी में है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या डी में कि पिछले लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम जो बातें हैं दे सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर समानता दे सकते हैं कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग जो वोट का प्रयोग केवल करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, या संविधान में संशोधन के मामले में, या आपातकाल के मामले में, या जब वोट बराबर होने के नाते यानी कि टाई हो, तब आप इस आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए तो लोकसभा के जो अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का जो प्रयोग है जब वोट बराबर होने के नाते यानी कि टाई हो तब इसका जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने की प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन एक है अनुच्छेद 99 में, अनुच्छेद 103 में, अनुच्छेद 100 में, या अनुच्छेद 102 में। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों तमाम जो बातें हैं पूछा जा रहा है कि संविधान की किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 100 में है। जो बातें कही गई हैं कि एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दूसरे नंबर देख सकते हैं कि लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो ऑप्शन है कि जीबी मौलंकर हैं, हुकुम सिंह, या बीडी जत्ती, या फिर बीबी गिरे। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है कि लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर मौलंकर दिया गया, ठीक है, यानी जीबी मौलंकर है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगर देख सकते कि भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो ऑप्शन है कि जीबी मौलंकर, बी में है एस राधाकृष्णन, सी में है कि जीबी पंत, और डी में है सीडी देशमुख। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे जीबी मौलंकर थे, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश के प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन है कि बी आर जाखड़, या बी में कि जी बी मौलंकर, या सी में हुकुम सिंह, और डी में के एस हेगड़े। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे, जी बी मौलंकर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते हैं कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित हैं, या सुचिता कृपलानी है, या तारकेश्वरी सिन्हा है, या फिर मीरा कुमार है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला अगर अध्यक्ष की बात करें हम तो मीरा कुमार, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
उत्तर प्रदेश में यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो और तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह ऑप्शन 1 है लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, या बी में है कि सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, या सी में है कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, या डी में है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने की अधिकार नहीं रखते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं तो उन्हें यह अधिकार दे सकते हैं कि मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश से कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है जी बी मावलंकर, या बी में है कि GMC बाल योगी, सी में कि मनोहर जोशी, और डी में कि PA संगमा। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं तमाम बातें PA संगमा के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, जो कि प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, या बी है कि संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, या सी में है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, या डी में है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें जो पूछा जा रहा है, ठीक है, लोकसभा के सचिवालय सीधे जो नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, या भारत के राष्ट्रपति, या लोकसभा के अध्यक्ष। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के जो देखरेख में कार्य करते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे प्रश्न आपके कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस सारे प्रश्नों का जो है आप बार बार प्रैक्टिस करने की प्रयास करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 70 प्रश्न समाप्त हो जाता है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, बार बार वीडियो देखने के प्रयास करें, और इसके पहले के जो तमाम वीडियो हैं हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके हैं, उसे आप जाकर देख सकते हैं।